हमारे साथ श्री दिलीप भट्ट मौजूद हैं, इस वक्त फाउंडर पेडिग्री एडवाइजरी के। दिलीप सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये शायद एक पूरे विश्व को एक आभास था कि ये पीस टॉक्स या फिर ये सीज फायर अब एक निर्णायक दौर में है, लेकिन वो शायद जो बातचीत थी वो निर्णायक दौर पे नहीं पहुंच पाई। अब लग रहा है दिलीप सर कि सारा का सारा जो मुद्दा है ना वो खिसक गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। यूएस ने कहा है कि जनाब हम इस पे अपना कब्जा करेंगे, ईरान कह रहा है आप यहाँ आ भी मत जाइएगा। क्या ये वो जो क्रूड कंसर्न्स थे उसको और बढ़ा रहा है क्या, और ऐसे में फर्दर यहाँ से डाउन साइड खुलने का खतरा कितना नजर आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये धीरे धीरे सीज फायर या फिर कोई भी युद्ध जो होता है वो ऐसे ही समाप्त होता है कुछ खींचतानी से? अल्टीमेटली द वर्स्ट इज इन द प्राइस। आपकी धारणा क्या कहती है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ये हमने लगातार देखा है पिछले 1-1.5 महीनों में कि ओवरऑल ये मैक्रो ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट्स ने मार्केट को अपना होस्टेज बना लिया है और डेली मार्केट उस हिसाब से मूव हो रहा है। ये भी एक बहुत सही स्टेटमेंट है कि अगर आप अभी बाय नहीं करेंगे तो कभी बाय करेंगे आप। और ये भी एक देखने को मिल रहा है कि कंसेंसस है यहाँ पर कि सब लोग को लग रहा है कि यहाँ से बाय करना चाहिए अगर गिर रहा है तो। जहां तक आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये सीज फायर का क्या लग रहा है, मुझे लगता है शायद सीज फायर हो कि नहीं हो, मोर देन दैट ये किस तरह से जो फेस्टरिंग हो रहा है पूरे प्रॉब्लम्स का, और जैसे मैं ये नहीं समझूंगा कि एक सीज फायर का ही मुद्दा है यहाँ पर। देयर आर टू मेनी मूविंग पार्ट्स इन दिस वॉर, और ये मूविंग पार्ट्स एक बहुत जबरदस्त अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है मार्केट में। तो शायद मैं यही मान के चलूंगा कि ये जो आप जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, शायद द वर्स्ट इज इन द प्राइस। लेकिन ये वोलेटिलिटी इन दी एक्सपेक्टेशंस कहाँ किसको हिट कर रहा है, कहाँ पर किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे किसको प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब चैलेंजेस डेफिनेटली सबके रडार में रहेगा। और मैं ये मान के चलूंगा कि दिस वन शुड बाय ग्रेजुअली इन दिस मार्केट। क्रूड को देखते हुए अगर हम देखेंगे, इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ क्रूड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मूवमेंट ऑफ सो मेनी गुड्स, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ सो मेनी गुड्स अदर देन क्रूड, जो वो भी शायद इंपैक्ट हो रहे हैं, और कहाँ से इंपैक्ट कर रहे हो नहीं पता चल रहा है। तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ से लेके अप्रैल मई में आपको ग्रेजुअली बाय करना है, और अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो शायद आप निफ्टी बाय करके आप थोड़ा बहुत एवरेज करा लो, 10-15% यू कैन बाय, एंड ग्रेजुअली यू कैन कीप ऑन लुकिंग एट द मार्केट्स कि जहां पर जब भी बड़ा गिर पाता है उसमें थोड़ी बहुत खरीदारी करनी चाहिए। ओके दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रहे हो। सर आपने हिम्मत थोड़ी बढ़ाई है, अप्रैल मई में खरीदारी करने की सलाह दी है सर, लेकिन बड़ा सवाल यहीं पे लोगों के जहन में आ रहा है कि अगर निफ्टी छोड़ दें तो कौन सा सेक्टर सर जहां आपको लगता है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, तो डिप्स में कहाँ पे बाइंग की जाए? श्रेया जी, ऐसा है कि आपने जो पूछा वही मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि ये पूरे वोलेटिलिटी में ये नहीं पता चल रहा है कौन सी कंपनी को कहां पर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, किसके पास एक्सेस इन्वेंटरी है जो प्राइस एडवांटेज ले सके, किसका रॉ मटेरियल में इंपैक्ट आएगा। मुझे लगता है ये अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल मैक्रो थीम को देखें तो ये समझ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जरूर ध्यान देना चाहिए, फिर ईवीज में भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये ऑयल ने बहुत काफी अच्छी तरह से बता दिया है कि शायद रिन्यूएबल एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी शुड बी परस्यू कंपल्सरीली, शायद जस्ट एज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स। तो मैं ये दो सेक्टर जरूर समझूंगा, और अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, यहाँ से जहां पर आपको समझ में आए, जहां पर आपके पास अच्छा रिसर्च हो रहा कर सके, कि आप पता कर सके who is safe and who can take advantage। दिलीप जी की बातों से और उनके उत्तर देने के क्रम से आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी स्टॉक को इस वक्त सिर्फ एक ट्रांच में बाय करके बैठ जाना और ये कहना कि हमने बॉटम पे से पकड़ लिया, ये लाजमी नहीं है। आपको किसी भी स्टॉक को अगर लेना है तो आपको 2 से 3 ट्रांचेस में लेना होगा, भले ही आपका वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू क्यों ना हो, लेकिन 2-3 ट्रांचेस में। अच्छा दिलीप सर,
ये पूरी जब वॉर शुरू हुई सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हमने कैपिटल गुड्स में देखा था आपका एलएनटी में, बट एलएनटी में एक सब्सटेंशियल रिकवरी भी आई लोअर लेवल से। जो 2-3 स्पेस जहां पे प्राइस वाइज बाजार का बड़ा अच्छा कन्विक्शन है उसमें कैपिटल गुड्स शामिल है। उसमें आपके पास अगर आप ड्रिफ्ट हो टुवर्ड्स मिड कैप, आपके पास बहुत सारी एमएनसीज भी हैं। यहाँ पे आपका टेक क्या है? बिल्कुल एक स्टॉक है जहां पर मैं कहूंगा कि वन शुड टेक अ पोजीशन इन एलएनटी ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, कि जो प्राइस नीचे हुआ है, जहां नीचे से भी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन ये कंपनी है जो इतनी अच्छी, वेरी वेल मैनेज्ड है, अच्छा ऑर्डर बुक है और फर्दर अपॉर्चुनिटीज को मिल सकते हैं। तो और जिस तरह से इसका साइज है, मुझे लगता है काफी बड़े फंड्स भी इसमें देखेंगे और इन्वेस्ट करने के बड़े एचएनआईज भी देखेंगे। तो ये एलएनटी को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और मैं समझूंगा समथिंग इन द कैपेक्स सेक्टर, इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर, अभी काफी सारे स्टॉक चल चुके हैं, जैसे कि सीमेंस है, एबीबी है, सीमेंस एनर्जी है, या फिर स्नाइडर मैं कहूंगा, जी पावर है। आई थिंक ऑल द स्टॉक्स डेफिनेटली मेरिट्स अ लुक, दो दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट मैं ये मानता हूं कि शायद on a longer term basis and in this uncertain market, ये स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में होने जरूरी है। सर एक और स्पेस इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, इंटरनेट कंपनीज। हालांकि बास्केट काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सीमित कर लूँ और क्विक कॉमर्स स्पेस पर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जैसे कि इटर्नल हो गया, स्विगी हो गया, काफ़ी पेन में है ये सारे स्टॉक्स। इस पर्टिकुलर स्पेस पर आपका नज़रिया क्या है? मैं ये मानता हूं कि इस स्पेस में जरूर एट एवरी फॉल वन शुड कीप ऑन निबलिंग, वन शुड कीप ऑन बाइंग। ये स्पेस आगे चल के बहुत ही अच्छा बनेगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त हैं। जो शॉर्ट टर्म पेन है वो काफी सारे प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। और और जो लीडिंग कंपनीज की हम बात करें, स्विगी, एटर्नल, इन सबके पास कैश बैलेंस काफी अच्छा है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद ये सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एवरी फॉल ग्रेजुअली, एंड आई थिंक ओवर नेक्स्ट 1.5-2 years इसमें शायद आपको एक 30-40% रिटर्न मिलने की चांसेस हैं। अच्छा दिलीप सर, आपकी रीडिंग हाल फिलहाल की डिफेंस कंपनियों पे क्या कहती है, कंसिडरिंग देयर करंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक, देयर एग्जीक्यूशन, और जिस माहौल में हम हैं बीते 1 साल 1.5 साल से, या फिर अब 2022 से जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, हर रीजन कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। आपका डिफेंस पे टेक क्या है इसमें, और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या हैं? वीरेंद्र जी, ये डिफेंस स्टॉक में चैलेंजेस बहुत हैं अभी। आई थिंक इसको बिगेस्ट टेलविंड अभी भी चल रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली वॉर्स बहुत हावी हुआ है इंटायर ग्लोब में, तो इनके ऑर्डर बुक्स तो बहुत अच्छे बने हैं और शायद और भी बढ़ेंगे विदाउट एनी डाउट। लेकिन इस लेवल से खरीदारी करने में मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा कि वेट एंड वॉच, बिकॉज काफी सारे कंपनीज को दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर बुक पोजीशन, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अटक गया है। अगर हम एचएएल को ही देखें, कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जी इज नॉट एबल टू सप्लाई द इंजिन्स टू एचएएल, तो उनका भी सेल्स एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर बुक का जो सेल्स एग्जीक्यूशन होता है, उसमें रुकावट आ गई है। और सेकंड फैक्ट ये भी है कि इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही लॉन्ग है। इनको जो एडवांस मिलता है ऑर्डर बुकिंग के साथ, उसका हेल्प लेके वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इज वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, जो इन्वेंटरीज है, जो रिसीवेबल्स है, मुझे लगता है बैलेंस शीट को काफी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आई विल वेट एंड वॉच, आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय दिस इन दिस सेक्टर। वॉच करेंगे दिलीप जी। बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सारे स्पेसेस पे अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच।